मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल द केम पी क्लासेस, जहां हम सीखते हैं केमिस्ट्री को एक आसान से तरीके से। 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, कौन सा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर हमने अब तक पढ़ लिया। क्या जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें कंसंट्रेशन थे। उसका जो लास्ट वीडियो था वो था हमारा हेनरी लॉ, जहां हम पढ़ रहे थे क्या सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट एंड उसके बाद था सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। हेनरी लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने एक न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया था। एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं जो इंटेंस क्वेश्चन आपका बुक में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको दे रखा है, जो मैंने kh से रिप्रेजेंट कर दिया है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 167 into 10 to the power 8 पास्कल। ये देखिए आपका 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल at 298 केल्विन। Calculate the quantity of CO2 in 1 liter of soda water when packed under 2.5 atm carbon dioxide pressure at 298 Kelvin। ठीक है ना? हमें करना क्या है, सीधी सी बात इसमें ये है, हमें फाइंड आउट करनी है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा। देखो हम क्या है कि मोल फ्रैक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। दूसरा क्या दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात चल रही है। तो हेनरी कांस्टेंट हमारा है क्या, वो है आपका P इज इक्वल्स टू KH इनटू चाई ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अब क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या पूछ रहा है बेटा, अमाउंट पूछ रहा है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कितनी अमाउंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर। प्रेशर कितना दे रखा है, पैक्ड अंडर 2.5 atm। प्रेशर आपका दे रखा है कितना बेटा, P इक्वल्स टू दे रखा है 2.5 atm। ठीक है? और हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दिया गया है आपका, वो दिया गया है 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। ये एटीएम में दिया गया, वो पास्कल में दिया गया। तो क्या करना है, दोनों को पास्कल में चेंज कर लो। तो इसको करेंगे 2.5 into 10 to the power 5 का करेंगे मल्टीप्लाई, हो जो बन गया आपका क्या, पास्कल। अब क्या करना है, चाई ऑफ CO2 डिटरमाइन हो जाएगा ना, यहाँ से क्या बनेगा आपका, चाई ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 2.5 into 10 to the power 5 अपॉन 1.67 into 10 to the power 8। हमने क्या किया, सारी की सारी वैल्यू पुट कर ली, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया हमने, चाई ऑफ CO2 दे रखा था, चाई ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास है क्या, प्रेशर दे रखा है और हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, उनकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। कैलकुलेट करके आपको ये आएगा कितना, 1.5 into 10 to the power -3। ये आपके मोल फ्रैक्शन निकल आया चाई ऑफ CO2। अब क्या करना है, पूछ रहा है अमाउंट ऑफ CO2 पूछ रहा है। तो देखो चाई ऑफ CO2 में पता चल गया। अब चाई ऑफ CO2 क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, N ऑफ CO2 अपॉन N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ H2। सोडा वाटर की बात कर रहे हैं, 1 लीटर मिलाया गया। तो देखो 1 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया है और जिसका मोल फ्रैक्शन निकल गया कितना आया, 1.5 into 10 to the power -3। इसका मोल फ्रैक्शन आया 1.5 10 to the power -3। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल होंगे वो बहुत ज्यादा कम होंगे। तो बहुत ज्यादा कैसा डाइल्यूटेड है कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, वेरी डाइल्यूटेड। thus हम क्या करेंगे, मतलब क्या हो गया, N of CO2 is very very less than N of H2। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट आउट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मानेंगे तो हमारा हो जाएगा चाई ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं हम N of CO2 अपॉन N of H2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो चाई ऑफ CO2 की वैल्यू हमारे पास है, N of CO2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। N of H2 हम आसानी से निकाल सकते हैं। N of H2 की बात करें तो N of H2 आपका कितना हो जाएगा बेटा, 1000/18, और ये आपका कितना आता है, 55.55 आता है। ठीक है ना? क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी दी रहेगी, 1.5 into 10 to the power -3 is equals to N of CO2
अपॉन ये आया आपका 55.55। यहां से क्या करना है हमें, एन ऑफ CO2 को कैलकुलेट कर लेना है। एन ऑफ CO2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैलकुलेट किए हैं, कितना आया, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 8.3 × 10⁻² मोल्स, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.083 मोल्स। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकलाए बेटा कार्बन के, नंबर ऑफ मोल्स निकलाए तो क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया कि हमें पता है क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल्स टू मास कितना होता है इसका, 44 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ कार्बन का मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, 44। तो ये कितने मोल है हमारे, सो 0.083 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.083 इंटू 44। तो ये आएगा लगभग आपका 3.65 ग्राम। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले क्या दे रखा था आपको, KH की वैल्यू दे रखी थी 1.67 10⁸8। ठीक है ना। प्रेशर दे रखा था आपका 2.5 ATM, जिसको हमने पास्कल में चेंज किया। वहां से हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन लगाया, चाहे ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लिया, आ गया 1.5 × 10⁻³ चाहे ऑफ CO2 हमें फाइंड आउट करना है क्या, N ऑफ CO2। तो वो क्या होता है, चाहे ऑफ CO2 इक्वल टू N ऑफ CO2 अपॉन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो क्या किया, CO2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, N ऑफ H2 हमने कैलकुलेट कर दिया, 1000 1 लीटर दे रखा है तो 1000 ml हो गया, 18 हो गया, तो आपका कितना आ गया, 55.5 मोल्स आ गए। ठीक है। मोल फ्रैक्शन हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हो गया N ऑफ CO2 N ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लगा दी, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमने यहाँ पे जाके कैलकुलेट कर लिए हैं। बाद में हमें पता है क्या कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है इतना, तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आया, जो 44 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हमने फाइंड आउट कर ली। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके जो मैंने कराए हैं, ये वाला और एक लास्ट वीडियो में जो कराया था, इनमें से आपका कोई क्वेश्चन अगर आता है तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है। इसके बाद आता है आपका क्या, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में। जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा डिफाइन द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, राइट डाउन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। तो आपका एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ में पता चलेगा कि हेनरी लॉ है किसके लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में मेजरमेंट करने के लिए एट अ प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हमने जान लिया कि जो है आपका सॉल्युबिलिटी होगा गैस का, वो कैसे काम करेगा। तो उसी के बेस पे तुम्हारा एप्लीकेशन आता है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। सिंपल सी बात भैया, हमने कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग, सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी होती है उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। देखो ना, बोतल ठंडी होती है तो गैस एकदम झपाक निकलती है, लेकिन जब बोतल गर्म होती है तो क्या होता है, गैस रिलीज नहीं होती उसमें से। उसके अंदर क्या है कि वो जो गैस भरी गई है, गैस भरी गई है कब, एट अ वेरी लो टेम्परेचर एंड अ हाई प्रेशर। वह टेम्परेचर को कम किया गया और प्रेशर को बढ़ाया गया, प्रेशर को बढ़ाया गया, तब गैस क्या हुई, गैस लिक्विड पार्टिकल के अंदर मर्ज हो गई, डिफ्यूज हो गई। ठीक है ना। तो वो होता है हमारा क्या, कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। दूसरा आता है इन द डीप सी डाइविंग। सी डाइवर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं अंदर द वाटर, वहां क्या होता है, तो वहां भी क्या होता है आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कांस्टेंट काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन द डीप सी डाइविंग जो लोग होते हैं वहां भी तुम्हारा हेनरी लॉ काम में आता है। लास्ट आता है क्या कि फॉर क्लाइंबर्स और पीपल एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन का क्या होगा कि जो ग्राउंड लेवल पे उसका जो वेपर प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन गैस का, वो हाई एल्टीट्यूड पे जाके क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, द पर्सन, जो ऑक्सीजन होगी हमारी कहां पे, ब्लड में, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर्स टू वीक एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली, दैट इज नोन एज द एनोक्सिया। जो हमारा क्या कहलाता है, एनोक्सिया कहलाता है। मींस अगर ऊपर जाएंगे तो वहां पे भी क्या होगा, प्रेशर, ऑक्सीजन जो होगी क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर पे लिक्विफाइड होने लगेगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। सेम वैसे क्या होता है इन द डीप सी डाइविंग, वहां भी क्या होता है, हेनरी लॉ का यूज होता है कि अंडर द वाटर जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, गैसेस क्या हो जाएंगी आपकी, लिक्विफाइड होने लगेंगी। तो उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, हेनरी लॉ काम में आता है। ऐसी दूसरा आपका ऑक्सीजन गैस जो आपको अप्लाई की जाती है, दी जाती है कोई पेशेंट को, वहां भी क्या होता है, गैस के साथ मिक्सचर किया जाता है, किसका, नियोन का किया जाता है, हीलियम का किया जाता है
है ना, ऑक्सीजन गैस के साथ में, ताकि क्या करे वो आसानी से सांस ले पाए। तो ये हुए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बाद आता है आपका क्या, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखते हैं क्या इसकी लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इसके, जो आता है आपका 1 मार्क्स में आएगा क्वेश्चंस कि एप्लीकेशन लिखो, हेनरी लॉ को डिफाइन करो और उसका कोई एक या दो लिमिटेशन भी नोट डाउन। इसके अगर लिमिटेशन की बात करें तो पहला आता है क्या कि द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। गैस जो होती है वो हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। दूसरा है द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली with the solvent nor dissociates or associate with the solvent। ना तो वो solvent के साथ क्या हो, डिसोसिएट हो, और ना ही solvent के साथ में एसोसिएट हो, मींस कोई भी केमिकल रिएक्टिविटी वो शो ना करे, तब वहां पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल। लास्ट आता है इसमें आपका क्या, प्रेशर इज लो एट हाई प्रेशर द लॉ becomes less accurate and the KH shows considerable variations। तब क्या होगा कि अगर आप जो आपका होगा ना प्रेशर इज लो, जब प्रेशर काफी कम हो जाएगा तब क्या होगा कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी इट्स KH shows the considerable variations, वो एक्यूरेट नहीं होगी। प्रेशर इज लो, प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। एट हाई प्रेशर, जब ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा कि द लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट एंड द केएच शोज कंसिडरेबल वेरिएशंस। उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे कब, जब प्रेशर होगा ज्यादा। तो ये लॉ काम करता है कब, जब प्रेशर आपका कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो ये कंप्लीट हुआ आपका हेनरी लॉ, जहां आपने पढ़ा हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन आपने पढ़े, एंड लास्ट में आया कौन सा आपका, हेनरी लॉज लिमिटेशंस। तो ये हुआ कंप्लीट हेनरी लॉ। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका कौन सा, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे आपका हो नीट का एग्जाम। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। राउल्ट्स लॉ होगा, उसके बाद में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस पढ़ने को मिलेंगे, जहां आपको मिलेगा क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले देखते हैं हम क्या, वेपर प्रेशर। तो आपका आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को करना है डिफाइन। तो सिंपली वेपर प्रेशर है क्या कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, लिक्विड फेज में होगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड अपनी वेपर फेज में पहुंचता है। सबसे ज्यादा आपको ये कहां देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है किसी भी वोलेटाइल लिक्विड के साथ। वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, वो लिक्विड जो अपने आप क्या हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल है ना, पेट्रोल क्या होता है, अपना खुद का वेपर प्रेशर रखता है। ऐसे आपका हो गया कौन, एसीटोन हो गया। आपका परफ्यूम जितने भी होते हैं सारे के सारे वोलेटाइल होते हैं नेचर में। अल्कोहल भी वोलेटाइल होता है नेचर में। आपका थिनर जो होता है, नेल रिमूवर वाला जो होता है, वो भी आपका कैसा होता है, वोलेटाइल होता है नेचर में। तो वो लिक्विड जो क्या होते हैं, खुद वेपोराइज हो जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कौन से, वोलेटाइल लिक्विड। तो यहाँ वेपर प्रेशर में क्या है कि अपना उनका खुद का वेपर प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर होता है, दे एक्सर्टेड द प्रेशर बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। किसमें होगा, वो लिक्विड में होगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जरूरी नहीं है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो उसी को गेन करके वो वेपर में चेंज होंगे, किसी भी टेम्परेचर पे वो चेंज हो जाते हैं। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट हुए आपके कौन, राउल्ट्स। तो इसमें आता है आपका पहला लॉ कौन सा, राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कौन सा, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बताते हैं आपको, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएगा। जहां लिक्विड को हम लेंगे, लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व इन द लिक्विड सॉल्वेंट। जहां के केसेस होंगे दो, एक बार जो लिक्विड होगा हमारा सॉल्यूट जो होगा वो कैसा होगा, वोलेटाइल होगा, और दूसरी बार होगा नॉन वोलेटाइल। It is the Raoult's law. Raoult's law for the solution containing volatile solute. Then we define it: the partial vapor pressure of any component at constant temperature is equal to vapor pressure of pure component multiplied by mole fraction of the component in the solution. ये तो सिंपल डेफिनेशन हमने बना ली भैया, क्या कि जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के।
तो क्या हो गया कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, पी आपका डिनोट कर रहा है क्या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो आपका ये तो क्या हो गया बेटा वेपर प्रेशर ऑफ, ये तो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे पी से। दूसरा है आपको कौन सा पी नॉट, तो पी नॉट आपको क्या होता है इट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और ये हो गया आपका क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो हो सॉल्वेंट, तो ये हो गया आपका द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by mole fraction of that component in the solution that is known as the Raoult's law। सिंपल अगर हम बोले तो वो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, आपका राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्वेंट, या फिर बोले लिक्विड के लिए बोले तो लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है ना, ये सिंपल आपकी लैंग्वेज में हो गया कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा क्या बेटा P इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जो आपका कैसा है पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, चाय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो P इज इक्वल्स टू P नॉट चाय। ठीक है ना, तो आपकी दूसरी डेफिनेशन बनके तैयार हो जाती है, वो क्या होती है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो आपका क्या सॉल्वेंट या सॉल्यूट। तो अब क्या हो गया बेटा P इक्वल टू आपका हो गया क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाय एंड P इज इक्वल्स टू P नॉट चाय। P हम जान गए P का क्या होता है पार्शियल वेपर प्रेशर होता है और P नॉट होता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और चाय हो गया आपका क्या मोल फ्रैक्शन। अगर हम बात करें किसके लिए सॉल्वेंट के लिए या सॉल्यूट के लिए, फॉर सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट के लिए बात करें तो सॉल्वेंट के लिए आपका क्या हो जाएगा PA। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि जब सॉल्वेंट के लिए लेते हैं हमेशा A मानते हैं और सॉल्यूट को B मानते हैं, तो PA इज इक्वल्स टू P नॉट A चाहिए, और सॉल्यूट के लिए आपका हो जाएगा फॉर सॉल्यूट ये हो जाएगा आपका PV इक्वल्स टू P नॉट V चाहिए। ठीक है ना, अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर, जितने भी कंपोनेंट उसमें मिलाए गए हैं सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का, तब क्या हो जाएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या होता है आपका P टोटल, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा आपका PA प्लस PV। ठीक है ना, जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। जितने कंपोनेंट लिए गए होंगे PA एंड PV हमने ले लिया कब, जब केवल किसके लिए हो जो वोलेटाइल अगर सॉल्यूशन है जहां एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट। हम कर रहे थे P टोटल इक्वल्स टू हमारा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आया हुआ है PA प्लस PV मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं PT से, तो P टोटल इक्वल टू आपका हो रहा है क्या P नॉट A चाहिए एंड P नॉट B और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया आपका
अब इसको अगर हम चाहें किसी एक के टर्म्स में चेंज करना, ये तो मोल फ्रैक्शन ए के लिए निकाल लो या बी के लिए निकाल लो, तब क्या करेंगे हम जरा देखो कि पी नॉट ए, अगर चाहिए ए की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है 1, एंड इट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका, और प्लस हो गया आपका क्या, पी नॉट वी चाई वी। क्लियर है ना यहां तक तो कि पी ए पीवी था, पी ए पीवी को हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था हमारा कि पी ए इक्वल टू होता है पी नॉट ए चाहिए एंड पी बी इक्वल टू होता है पी नॉट बी चाहिए, वहां से वैल्यू पुट कर ली। चाहिए को हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में चेंज कर लिया, या आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हो। अब ये क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई कर दिया पी नॉट ए का, एंड प्लस पी नॉट बी चाई बी। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका पी नॉट ए प्लस कर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका क्या, इसमें से कॉमन आ रहा है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये हुआ आपका क्या, पी नॉट वी माइनस पी नॉट ए, ये आपका क्या, पी total pressure of the solution is depend on the mole fraction of any one component when a solution containing a volatile solute। ये बात हमें यहां से पता चल गई क्या, कि total pressure of the solution, total pressure of the solution is depends on the mole fraction of any one component when solute is volatile। जब सॉल्यूट कैसा होगा, वोलेटाइल होगा, तब जो आपका होगा क्या, वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल, जो किसके बराबर होगा, किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। अगर हम यहाँ पे चाहते चाहे वी को चेंज करना तो आपका हो जाता कितना, यहाँ हो जाता 1 माइनस चाई ए, तब यहाँ पे आ जाता आपका क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल जो आपका प्रेशर डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। कब, जब सॉल्यूशन आपका कैसा लिया गया हो, वोलेटाइल सॉल्यूट लिया गया। अब आती है बात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने अभी इक्वेशन जो सॉल्व की वो क्या निकाली हमने, कि पी टोटल प्रेशर था वो था हमारा पी नॉट ए प्लस चाई वी, और आया था आपका क्या, पी नॉट वी माइनस पी नॉट ए, क्या आया था। तो ये देखो जरा यहां से अपने मैथमेटिक्स के पढ़े लगाए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया m, ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका क्या c। तो क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा कैसे बनेगा, चाई ए की बात करें तो चाई ए की अगर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है कि द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो अब क्या हो जाएगा, देखो कि इधर आ रहा है ना चाई ए, इधर आने बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया स्ट्रेट लाइन से। ठीक है ना, दूसरा सॉल्यूट हमारा कैसा है, वोलेटाइल है, इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, तो सॉल्यूट के लिए हमने दूसरी लाइन कर ली, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है, ये हमारा क्या, पी नॉट ए, और ये हो जाएगा पी नॉट बी। ठीक है, ये क्या आपका पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए चाहिए, और ये हुआ आपका पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी चाई बी। अब ये जो हुआ आपका, ये क्या हुआ बेटा, टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल इक्वल टू आपका पी ए प्लस पी
ठीक है ना। इस ग्राफ को बस समझ लो, इस ग्राफ को समझ लेते हो तो बाकी सारी चीजें बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहां पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, वहां भी हमें ये ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये हो रहा है हमारा क्या वेपर प्रेशर, और इधर जाने पे क्या हो रहा है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दे रखा है हमने, ये चाहे ये 0 था, इधर आने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है किसका, सॉल्वेंट का, तो इंक्रीज हो रहा है, इधर सॉल्यूट का, और ये हो गया आपके टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्या डाल्टन्स लॉ, जिसमें आता है आपका क्या पार्शियल प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर में दे रखा है, मोल फ्रैक्शन अगर वेपर प्रेशर में दे रखा है तब क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस किसके लिए, Pa। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन होने वाली है लेट्स सपोज उसका बाई ए इनटू पी टोटल। ऐसे PV इक्वल्स टू हम क्या मान लेंगे, बाई वी इनटू पी टोटल। तो ये हमारे क्या हो गया बेटा, हमें जानना क्या है, बाई ए एंड बाई वी आर मोल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन जो होगा वो हमने रिप्रेजेंट किया है जैसे बाई ए एंड बाई बी से। इसके आपके एनसीईआरटी बुक में न्यूमेरिकल दे रखे हैं। अगर हमें पीए पूछा गया है, पीवी पूछा है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो और क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं हम क्या, चाई पी नॉट ए चाहिए इक्वल्स टू बाई ए पी टी एंड पी नॉट वी चाहे वी इक्वल टू हो जाएगा बाई वी इंटू पी टी। तो ये भी आपके दो फॉर्मूले बनके तैयार हो जाते हैं जो आते हैं किसमें, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बाद है आपको कौन सा, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने निकाला क्या, वेपर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, वेपर फेज में निकालना होगा आपको, पी ए दे रखा होगा, पी टोटल दे रखा होगा, आपका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा, तो वो आप कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ किसके लिए हो गया, ये राउल्ट्स लॉ हुआ कि जब मोल जो सॉल्यूट है हमारा कैसा हो, वोलेटाइल हो। तो ये होगा हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बाद हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके लिए आज इतना ही है। कल हम लोग जो अगला वीडियो देंगे उस वीडियो में होगा हमारा क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और साथ ही साथ होगा उसमें क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। सो इससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल है, लास्ट में आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए मोलैरिटी से, अगर वो नहीं समझ में आते हैं तो आप लोग उनको करिए, नहीं समझ में आते तो मुझे सेंड कीजिए और देखते रहिए द कैम्फी क्लासेस। और मिलते हैं अगले वीडियो में।